Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. Nucleophilic substitution SN1, SN2, E1, SNI nucleophilic substitution intramolecular, जिसका एक ही एग्जाम्पल था, which was ROH alcohol react with SOCl2 goes through nucleophilic substitution intramolecular reaction. ये हम सब कवर कर चुके थे. E1 we have discussed diborane system, exo attack, endo attack, NGP and all that. Now here comes the story of elimination reactions. शुरू करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टोरी और थ्योरी. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर हमें क्लियर है ना, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. सम कंसेप्ट्स ऑफ GOC विल बी अप्लाइड हियर and some basic concepts of organic chemistry that we have discussed in SN mechanism will also be applied here. RX लीविंग ग्रुप, बेसिक बात रिवाइज कर लेते हैं. क्या होता है RX में? X जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है कंपेयर टू R, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने साइड पुल करके रखता है, बीच में से अपनी साइड रखता है थोड़ी, तो उस पर आता है डेल नेगेटिव चार्ज और R पर बन गया डेल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ लीविंग ग्रुप. तो अपने पास पीछे क्या बचा? R डेल पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है. अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको मैंने कह दिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? बेस बाहर से आता है, बेस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है बेस, तो क्या उठाएगा? उसका पहला काम होगा एसिडिक हाइड्रोजन उठाना. इतनी याद रखनी है बस. तो लाइक SN1 एंड SN2 वी हैव आल्सो टू टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन विच आर E1 एंड E2. E1 में होता क्या है? ये RX गिवन है और सेम एग्जांपल हम E2 में ले लेते हैं. ये RX यहाँ पर भी है. E1 में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज ऑफ लीविंग ग्रुप, बाहर होता है. फर्स्ट स्टेप क्या है? लीविंग ग्रुप बाहर. लीविंग ग्रुप बाहर तो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया यहाँ पर. एंड देन द बेस कम. बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2, एक H इनके पास, एक H इनके पास और एक यहाँ पर. ये तीनों सिमेट्री है, मतलब कोई सी भी हाइड्रोजन उठाएंगे एक ही बात है. तो वो बेस क्या करेगा? एक हाइड्रोजन उठाएगा, H पॉजिटिव, पीछे रह गया नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज विल फॉर्म बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज एंड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस. तो यहाँ पर मैं कह दूँ क्या? RDS क्या होगा? भाई देखो, पहला स्टेप में हमने क्या किया? X नेगेटिव बोले तो लीविंग ग्रुप को बाहर कर रहा है एक RX मॉलिक्यूल में से, और RX मॉलिक्यूल अपने आप में ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है कंपेयर टू दिस इंटरमीडिएट स्टेट में चार्ज आ गया. तो बेस का काम बस इतना रहेगा, एसिडिक हाइड्रोजन उठाओ और एल्कीन बॉन्ड बनाओ. तो RDS क्या हुआ? सबसे पहला स्टेप जो कि स्लो स्टेप है, मतलब RDS क्या हो गया? RX बॉन्ड ब्रेक करना. कैसे? जैसे ही इस कार्बन एटम का और इस X का बॉन्ड ब्रेक होगा, जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा उतनी जल्दी फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगी. और कह सकता हूँ क्या मैं? जितना अच्छा X लिविंग ग्रुप होगा, उतना ही तेज ROR होगा. ये बात भी ठीक है एकदम. और कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो 3 डिग्री ग्रेटर देन, 2 डिग्री ग्रेटर देन, 1 डिग्री ग्रेटर देन 0. ठीक है, E2 की बात करते हैं. E2 में क्या होता है? जो RX था ये CH2 और इसकी एक ये H, और ये रही X की एंटी बॉन्डिंग. यहाँ पर भी SN2 की तरह एंटी बॉन्डिंग का काम रहेगा. कैसे? जो बेस आता है बाहर से,
बेस क्या करेगा, इसको मैं RDS कह रहा हूँ, बताता हूँ क्यों। बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को उठाएगा, जैसे हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, पीछे रह जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस एंटी बॉन्डिंग एंड लीविंग ग्रुप X बाहर, एंड हेयर वी गेट आवर एल्कीन। तो एक स्टेप की रिएक्शन थी, एक स्टेप में H को उड़ाया नेगेटिव चार्ज ने, फिर X को उड़ाया एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके, तो एक स्टेप थी, तो वही RDS होगा। तो यहाँ पर मैं कह दूँ क्या, जितनी भी ये कहानी थी RDS की E1 के लिए, RX बॉन्ड ब्रेक करना, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप उतना ही तेज ROR, ये सब बातें E2 के लिए भी लागू रहेंगी। लेकिन E2 में फ़र्क क्या होगा, इन E2 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ CC पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस, किसमें, RDS में ही पाई बॉन्ड बन रहा है, वहाँ पर RDS में पाई बॉन्ड नहीं बन रहा था, वहाँ RDS में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था। लेकिन E2 रिएक्शन मैकेनिज्म में फॉर्मेशन ऑफ CC पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस, देयरफॉर ROR उतना ही ज़्यादा होगा इफ़ CC पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, मतलब जितना ज़्यादा CC पाई बॉन्ड अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा ROR फॉर्म होगा RDS के अंदर की, ये बात है। और RDS CH बॉन्ड ब्रेक, इसके आने से ये CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड टूट गया। लेकिन E1 में, E1 रिएक्शन मैकेनिज्म में RDS में CH बॉन्ड टूटा क्या, पहला स्टेप क्या था, X का बाहर निकलना। तो यहाँ पे लिख दूँ इन RDS नो CH बॉन्ड ब्रेक। इतनी बात सिंपल है। जितने भी डिफरेंशिएशन के मेन पॉइंट है वो मैं इसी पेज पे लिख दे रहा हूँ, बाकी हम नेक्स्ट पेज पे देखते। E2 में अच्छा GOC क्या कहती है, GOC कहती है सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ CT, फिर उससे ज़्यादा CD, फिर उससे ज़्यादा CH, सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन और ट्रीटियम की है, फिर कार्बन और ड्यूटेरियम की है, देन कार्बन और हाइड्रोजन की है। अच्छा, और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी उतनी कम बॉन्ड लेंथ, यानी कि जिसकी सबसे कम CH की सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ये GOC की बात है। ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। किसका ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। लेकिन हमें RDS क्या कहता था, RDS कहता है CH बॉन्ड ब्रेक करना है E2 अगर फास्ट करना है तो मैं कह दूँ क्या, CH ग्रेटर देन CD ग्रेटर देन CH, दिस इज फॉर E2 मैकेनिज्म, इंक्रीजिंग E2 मैकेनिज्म ऑर्डर। मतलब पहले CH आएगा क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है तो सबसे जल्दी टूटेगा, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रीटियम। और कुछ डिफरेंशिएशंस देख लेते हैं इनकी। अब जो बात आती है आइसोटॉप से रिलेटेड, वहाँ पर आता है एक नया कंसेप्ट, वो है काइनेटिक आइसोटॉपिक इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट का मतलब है कि जब भी किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफ़ेक्ट डालते हैं। कैसे, काइनेटिक मतलब स्पीड, तो आइसोटॉपिक इफ़ेक्ट का मतलब आइसोटॉप्स के आने से रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन पर जो फ़र्क पड़ेगा उसे हम कहते हैं काइनेटिक आइसोटॉपिक इफ़ेक्ट। और ये आइसोटॉपिक इफ़ेक्ट फॉर E1 इज़ KCH अपॉन KCD इज़ इक्वल टू 1। दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल डाटा। और यही बात हम E2 में करें किसकी, काइनेटिक आइसोटॉपिक इफ़ेक्ट की, तो उसमें जो डाटा है वो है KCH अपॉन KCD इज़ नॉट इक्वल टू 1
जबकि वो होता है ग्रेटर देन 1। एंड इसी को ही हम काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की फेवरेबल कंडीशन, लेकिन जो E1 में है विच इज इक्वल टू 1, ये इसे हम कहते हैं नॉट आइसोटोपिक इफेक्ट। ये आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं है। क्वेश्चन, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड 0 डिग्री कार्बोकैटायंस आर गिवन। तो हमें बात करनी है E1 और E2 की। ज़रा देखना यहाँ पर 1, 2 और इनकी 3 हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज ऑफ 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ पर ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन, और ये है CH3 पॉजिटिव। अच्छा, इसके लिए मैं सबसे पहले कह दूँ क्या, नाइदर E1 नोर E2। E1 E2 में होता क्या है, एल्कीन फॉर्म होता है, तो उसके लिए मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए। एक कार्बन से तो बात बनने से रही, तो ना ही होगा E1 ना ही होगा E2, इसकी तो बात ही ख़त्म। लेकिन E1 और E2 की बात करें टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर, जो सबसे ज़्यादा, जिसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो E1 और E2 दोनों का सेम ऑर्डर होगा। भाई E1 E2 भले ही अलग से दो मैकेनिज्म हो, लेकिन बेसिक्स तो वही अपने रहेंगे ना। जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी जल्दी रिएक्शन। कंक्लूजन, क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग बेस, मैं सीधा कंक्लूजन लिखवा दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस देन E2 if weak base then E1। इसका मतलब E1 वर्सेस E2 डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बेस एंड वी वेरी वेल स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, मतलब कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है ये हमें पता है, लेकिन हम एक बार और लिख लेते हैं। तो बेस को हम डिफाइन करते हैं 2 कैटेगरी में, एक है स्ट्रॉन्ग बेस, एक है वीक बेस। This is our differentiating line and strong bases के क्या क्या एग्जांपल हमने देखे थे, एल्कोहलिक KOH, NH2 नेगेटिव, NHR नेगेटिव, NR2 नेगेटिव, OCH3 नेगेटिव, CH3OH, और CH3 सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज, इसका ही दूसरा सेट मैं यहाँ इसी की साइड में लिख दे रहा हूँ, विच इज़ OR नेगेटिव, ROH। ये दोनों इनमें से एक इन प्रेजेंस ऑफ हीट, OR नेगेटिव या सिर्फ ROH, ये दोनों भी हो सकते हैं। ये भी LDA और KH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी है। वीक बेस में HSO4 नेगेटिव, वीक बेस की ज़्यादातर जनरली पहचान होती है, हीट की प्रेजेंस में वीक बेस काम करते हैं। तो H2PO4 नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ हीट, H2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और ROH इन प्रेजेंस ऑफ हीट। हमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा वो किस में, H2O में। एक में दे देगा हीट के साथ, एक में दे देगा केवल H2O विदाउट एनी अदर कंडीशन, वो भी हम एग्जांपल देख लेंगे।
तो पहले एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं एग्जांपल क्या है। Here we have living group X, किसके साथ रिएक्शन है? एल्कोहलिक KOH के साथ। देखो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है तो मैं अल्फा हाइड्रोजन देखूंगा। एल्कोहलिक KOH बोले तो स्ट्रॉन्ग बेस, पहला ही एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस का एल्कोहलिक KOH। तो अल्फा हाइड्रोजन जहाँ होगी, जहाँ देखो बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन देखो और लिविंग ग्रुप बाहर निकालो। एसिडिक हाइड्रोजन दोनों में बराबर है क्योंकि सिमेट्री है मॉलिक्यूल के अंदर। तो मैं फॉर एग्जांपल इसकी हाइड्रोजन बेस को उठाने देता हूँ। जैसे ही इसकी हाइड्रोजन उठेगी, अच्छा एल्कोहलिक KOH सबसे पहले मैं लिख दूँ क्या? E2 मैकेनिज्म से जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। ये रही इसकी एंटी बॉन्डिंग। E2 मैकेनिज्म कहता है ये जो H उठाया और बाद में CH3 नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक और X बाहर, एंड हियर वी गोट आवर एल्कीन। अच्छा, हमने रिएक्टेंट में क्या क्या मॉलिक्यूल लिए? एक एल्कोहलिक KOH लिया और एक RX मॉलिक्यूल लिया, और प्रोडक्ट में देखते हैं क्या क्या बना। प्रोडक्ट में बना एक तो H2O, जैसे ही एल्कोहलिक KOH H पर अटैक करेगा वो H2O फॉर्म करेगा, प्लस X किसके साथ चला जाएगा? K के साथ, KX। तो मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर? रिएक्टेंट we took 2 molecules and in product में कितने आए? 3 molecules। 2 से हम 3 molecules पर चले गए तो क्या हुआ? एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई। 2 से 3 मॉलिक्यूल पे चले गए, फ़ायदे का सौदा हो गया, तो एंट्रोपी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ये बात भी छोटी सी ध्यान रखने की थी, तो ये भी मैंने बता दी। और एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल जो काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देता है। एग्जाम्पल कहता है ये है RX। फर्स्ट वी आर गिवन ओनली H2O, then we are given alcoholic KOH, and the other we are given H2O in presence of heat। सबसे पहले H2O की बात करें, ना हीट गिवन है ना कोई अदर कंडीशन गिवन है, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल वहीं चिपक जाएगा जहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। ये रहा लिविंग ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? H2O के लिए OH। अब H2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट मतलब वीक बेस, वीक बेस क्या फॉर्म करेगा? एल्कीन फॉर्म करेगा। फॉलोइंग E1 मैकेनिज्म, ये भी हम लिख देते हैं। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? भाई उसका काम भी लिविंग ग्रुप हटाना ही है, लेकिन वो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेगा? E2 मैकेनिज्म, और वो भी क्या बनाएगा? एल्कीन ही फॉर्म करेगा। और बात करते हैं E1 वर्सेस E2 की। E1 के अंदर सिग्मा CH P के साथ इंटरेक्शन होती है, और जबकि E2 के अंदर सिग्मा CH की इंटरेक्शन होती है सिग्मा स्टार CX के अंदर। सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग के थ्रू ही तो E2 हमने समझा था, और E1 में एंटी बॉन्डिंग का कोई नाम नहीं था। दूसरी बात, E1 है स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, रीजियो सेलेक्टिव, कीमो सेलेक्टिव, ये कुछ टर्म्स थी, ये हम लास्ट लेक्चर में या उससे पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। और जबकि E2 क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक। अच्छा, एक बात और कह दूं क्या मैं E2 के लिए? भाई सिग्मा स्टार के अंदर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तो मैं इसे कह दूं क्या? ऑल्सो कॉल्ड एंटी एलिमिनेशन
ये बात भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे कि इस पॉइंट का क्या मतलब है और क्या यूज़ होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं E1 और E2 के अंदर। ये हमारे पास RX मॉलिक्यूल गिवन है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट मतलब E1। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी? कार्बोकटाइन फॉर्मेशन से। कार्बोकटाइन फॉर्म हो गया, ये रहा कार्बोकटाइन इस पोजीशन पर। अब यहाँ पर हम दो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, वही ना, लीविंग ग्रुप बाहर हो गया। तो यहाँ पर हम दो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर, एक तो इस कार्बन की वजह से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, या मतलब मैं कह रहा हूँ एक तो यहाँ एल्कीन फॉर्म हो सकता है और एक यहाँ एल्कीन फॉर्म हो सकता है। भाई ये पोजीशन और इस पोजीशन तो बात एक ही है, तो सिमेट्रिकल पोजीशंस है ना। तो इस पे एल्कीन बनाओ, इस पे एल्कीन बनाओ, एक ही बात रहेगी। तो दो बातें, तो दो एल्कीन अलग अलग टाइप की कहाँ फॉर्म हो सकती है? आइदर एट दिस पोजीशन और एट दिस पोजीशन। तो दोनों पर एल्कीन बनाकर देख लेते हैं। मैं एल्कीन बना देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं एल्कीन बनाऊं और मैं इस पोजीशन पर एल्कीन बनाऊं, तो ज़रा देखना इसमें से ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन है? भाई ये एल्कीन रहा। ये कितना अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ा है? इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन और इस पोजीशन पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन मैं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखना, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो मतलब टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 इसकी 3 इसकी 3 इसकी। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इट्स आवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी बात। नाउ वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ E2, सेम RX molecule we have taken, and we are providing alcoholic KOH base which follows E2 mechanism। यहाँ पर भी एल्कीन ही फॉर्म होगा एंड सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन जो ध्यान रखने लायक बात ये है, जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है वो फॉलो हुआ है सेट-जेफ रूल से, और जो लेस स्टेबल है वो है हॉफमैन रूल से। तो यहाँ पर क्या याद रखना है? सेट-जेफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। सही है इतनी बात? अच्छा, अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो इन सब चीज़ों को जोड़ता है वो हम अब समझने वाले हैं। उसका नाम है FMO अप्रोच इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में अब हमें FMO अप्रोच देखना। FMO अप्रोच बोले तो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर अप्रोच, मतलब हाउ द molecules and different orbitals react with each other to form a stable product, जिसे हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स आपस में लोन पेयर में एंटी बॉन्डिंग से, एम्प्टी p ऑर्बिटल से आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एक स्टेबलाइज प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, वो कंसेप्ट हमें समझाता है मॉलिक्यूलर अप्रोच। जैसे समझना, दिस इज और कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन मतलब एक p ऑर्बिटल इस कार्बन का खाली है और बाकी बॉन्ड्स आर फिल्ड लाइक दिस। ये हमें अच्छे से मालूम है। बाकी बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड वहाँ पर
बन चुका है। अब H2O आएगा अटैक करने, तो कैसे अटैक करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। अच्छा, हमें पता है जो यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है OH2 पॉजिटिव, मतलब लोन पेयर खाली पी ऑर्बिटल पे अटैक करने जाएगा और वहाँ पर वो जाकर चिपक जाएगा। इसके पीछे के जो ऑर्बिटल्स हैं, कैसे ऑर्बिटल्स एनर्जी वाइज अरेंज होंगे कि ऐसी ही रिएक्शन करनी पड़ेगी, या फिर ऐसी ही रिएक्शन क्यों होती है, वो ऑर्बिटल्स का रीअरेंजमेंट हमें समझाता है। देखते हैं कैसे। ये है अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसे हम कहते हैं ल्यूमो, मतलब कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंड दिस इज होमो। भाई इंटरेक्शन तो होमो ल्यूमो की होती है बॉन्ड बनाने के लिए। एक ल्यूमो है तो कन्फर्म दूसरा होमो होगा। होमो क्यों है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि उसके पास कोई खाली जगह नहीं है, सब भरे हैं, यानी कि यहाँ तक कि लोन पेयर भी उसके पास प्रेजेंट है, और लोन पेयर उसकी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। समझते हैं कैसे? ल्यूमो का डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एनर्जी लेवल ल्यूमो के क्या होते हैं? सबसे पहले नीचे सिग्मा 1, फिर सिग्मा 2, देन सिग्मा 3, देन वी हैव, ये एनर्जी लेवल ऐसे ही होते हैं। ये है एम्प्टी पी ऑर्बिटल, देन वी हैव एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 3 स्टार, सिग्मा स्टार 2, एट लास्ट सिग्मा स्टार 1। होमो में कैसे होता है अरेंजमेंट? होमो में होता है नीचे सबसे पहले सिग्मा 1 आएगा, कोई यहाँ पर अलग बात नहीं है, सिग्मा 2, देन सिग्मा 3, देन वी हैव पी ऑर्बिटल। तो यहाँ खाली है नहीं, पी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो यहाँ पर आएंगे नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मतलब जो लोन पेयर हैं, तो मतलब NB1, then NB2, then we have sigma star 2, then sigma star 1। चलो इलेक्ट्रॉन भरते हुए चलते हैं। H2O का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो इन दो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हैं और बचे हुए 2 लोन पेयर हैं। जरा भरना H2O के एनर्जी लेवल्स, तो सिग्मा 1 इसे हमने सिग्मा 1, इसे सिग्मा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। सिग्मा 3 यहाँ पर है नहीं, इसको काट दो। नॉन बॉन्डिंग है क्या? 2 लोन पेयर हैं, तो एक ये रहा, एक NB2 में चला गया, एक NB1 में। सही है। चलो भरते हैं ल्यूमो। सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 फील्ड है, 1 2 3, तीनों हमने फिल कर दी। एम्प्टी पी ऑर्बिटल एज इट इज़ खाली है। अब इंटरेक्शन कैसे होगी कि ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाए? होता क्या है भाई, ये तो हमें पता है, फील्ड जगह से हम नॉन फील्ड जगह में जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि नॉन फील्ड जगह से हम फील्ड में चले जाएंगे। फॉर श्योर नॉन फील्ड से तो हम फील्ड में जा नहीं सकते। तो फील्ड ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग होमो इसलिए कहा क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या है? NB2। और उसका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड क्या है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ये इंटरेक्शन होगी, और ये इंटरेक्शन होगी जब ये दोनों एक सिमिलर एनर्जी लेवल पर आपस में आ जाएंगे। इसी एनर्जी को हम कहते हैं, भाई इसने क्या किया, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ने कहा कि मैं भी नीचे जा रहा हूँ अपनी एनर्जी लेकर, एम्प्टी पी ऑर्बिटल तू भी नीचे आ जा, और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। हुआ यहाँ पर जो होमो और ल्यूमो के बीच में जो एनर्जी गैप था उसको किसने फिल किया? EA ने, बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी ने। क्या ये बात यहाँ तक याद रहेगी कि हाउ आ फ्रंटियर मोलिकुलर अप्रोच वर्क इन अ केमिकल रिएक्शन। अब कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं E2 मैकेनिज्म के अंदर और कुछ नए कंसेप्ट वहाँ से सीखते हैं।
पहला सवाल, एक बेसिक सा सवाल कर लेते हैं सबसे पहले। रिएक्ट कर रहा है अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, मतलब E2 मैकेनिज्म, E2 का नाम मतलब एंटी बॉन्डिंग आना है। अब ज़रा देखो, ये Cl की एंटी बॉन्डिंग हो गई, सबसे पहले एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ कर ली हमने। अब बात आती है Cl के एडजेसेंट जो हाइड्रोजन हो गए वो एल्कीन फॉर्म करेंगे। अब है H1 और H2। अब ज़रा देखना, मैं H1 से रिएक्ट करूँ तो यहाँ पे एल्कीन फॉर्म होगी, H2 से रिएक्ट करूँ तो यहाँ एल्कीन फॉर्म होगी। प्रोसीड हमें किस रास्ते से करना है कि मेजर प्रोडक्ट, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उसका रास्ता ये है कि ये इसकी एंटी बॉन्डिंग रही। देखो SN1 SN2 में हमने समझा है कि रास्ता वही फिजिबल होगा जो एंटी बॉन्डिंग में हमें जल्दी पहुंचा देगा। अब ज़रा देखना, ये H के सामने Cl है, उसकी एंटी बॉन्डिंग नहीं है, उसकी बॉन्डिंग मोलिकुलर उसके प्रेजेंट है। इस H के सामने Cl के बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लेकिन H2 के सामने देखना उसकी एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो H2 ही तो रिएक्ट करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा। मेरे पास प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा इस एल्कीन वाला, इस एल्कीन का, मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें एल्कीन की पोजीशन यहाँ पर रहेगी, बाकी सब एज इट इज़, बस लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ये एंटी बॉन्डिंग का खेल है। एंटी बॉन्डिंग में अटैक वही करेगा जो उसके सामने प्रेजेंट होगा, ना कि जो उसके पीछे प्रेजेंट होगा। ये इसका बेस था E2 का। और एग्जाम्पल हम लेते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री हमने इन्वॉल्व कर ली है। ये रहा लिविंग ग्रुप Br, यहाँ पर है pH। अब अगर Br हमारे सामने प्रेजेंट तो इसकी एंटी बॉन्डिंग हमारे पीछे प्रेजेंट होगी। इसकी एंटी बॉन्डिंग पीछे प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन भी जो पीछे वाला है वही तो रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसी के सामने उसकी एंटी बॉन्डिंग आएगी। तो ये हाइड्रोजन एक्चुअली में क्या होगा कि अल्कोहलिक KOH एसिडिक हाइड्रोजन को उठाएगा वहीं से जो उसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा आसानी से अटैक कर पाएगा। तो अटैक पीछे से ही होना है एंड प्रोडक्ट वी विल गेट। ठीक है, इतनी बात। एक और एग्जांपल प्रेजेंट था वो हमने अपने सामने यानी कि इन फ्रंट ऑफ अस बना लिया है और pH चला गया है बिहाइंड द प्लेन। दिस इज आवर रिएक्टेंट मोलिक्यूल, दिस इज आवर Br एंड इट इज एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूल, सेम अल्कोहलिक KOH E2 मैकेनिज्म। अब देखना, एंटी बॉन्डिंग अगर यहाँ पर है तो pH इसके पीछे आ रहा है, आना क्या था H। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, या फिर हमें पता भी है क्या, या फिर हमें पता भी तो है कि भाई सिंगल बॉन्ड रोटेशन अलाउड होती है। सिंगल बॉन्ड रोटेशन अलाउड इसलिए होती है क्योंकि उसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। लेकिन डबल बॉन्ड रोटेशन, सिंगल बॉन्ड रोटेशन कुछ ऐसी है, ये ऐसे, और डबल बॉन्ड रोटेशन, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रोटेशन ऐसे, ये बॉन्ड टूट जा रहे हैं, बॉन्ड का प्लेनरिटी चेंज हो जा रहा है। तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन अलाउड होती है। सिंगल बॉन्ड रोटेशन में करवा सकता हूँ, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल बॉन्ड रोटेशन। तो जो रिएक्टेंट बना रहा हूँ मैं अभी, ये R1 मतलब रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2 कैसे रोटेशन के बाद फॉर्म होगा। देखो सिंगल बॉन्ड रोटेशन ऐसे, यहाँ पर था, इनको पकड़ के 180 डिग्री घुमा दिया। pH यहाँ पर था, वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, और जो H था वो यहाँ पर फॉर्म होगा।
और यहाँ पर होगा CH3। अब H जो हमें पीछे चाहिए था वो आ चुका है, प्लेन में पीछे चाहिए था, तो ये इसकी एंटी बॉन्डिंग पर अटैक करेगा एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट फॉर्म। क्या बात याद रखनी है, एंटी बॉन्डिंग में अटैक वही करेगा जो उसके प्लेन में, एंटी बॉन्डिंग के प्लेन में प्रेजेंट होगा, और सिंगल बॉन्ड रोटेशन अलाउ होती है। ये दोनों ही बातें हमें पता चली हैं। चलिए ठीक है, एक और एग्जाम्पल E2 का ही, नई चीज़ जो बताएगा। एक H1 प्रेजेंट है बिहाइंड द प्लेन, एक है इन फ्रंट ऑफ प्लेन। फ्रंट ऑफ प्लेन H1 नाम दे दिया, बिहाइंड द H2 नाम दे दिया, और लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है फ्रंट ऑफ प्लेन। ज़रा देखना, मैं पहली कंडीशन डाल दूँ, इफ़ H1 लीव्स, मतलब H1 को मुझे रिएक्ट करवाना है इसकी एंटी बॉन्डिंग में, तो मुझे रोटेशन करवाना होगा, क्योंकि इसकी एंटी बॉन्डिंग तो बिहाइंड द प्लेन प्रेजेंट होगी और H1 है फ्रंट ऑफ द प्लेन। तो H1 को फ्रंट ऑफ द प्लेन के बजाय बिहाइंड द प्लेन लाने के लिए मुझे इसकी रोटेशन करवानी होगी। तो देखना, जो रोटेशन करवा के जो मॉलिक्यूल आएगा वो H2 ऐसे, ये H1, CH3 और ये Br। तो ये H1 इसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, नीचे H2, ये एल्कीन। तो देखना कैसा अटैक हुआ, कैसा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ये CH3 और ये CH3 एक साइड है, तो ये है सिस प्रोडक्ट। किसके कारण, जब H1 लीव कर रहा है। अच्छा, H2 को भगा के देखें नहीं क्या, अब हम H2O को कहेंगे H2 भाई चल निकल। इफ H2 लीव्स, तो H2 के लिए कौन सी बड़ी बात हो गई, ये Br है लीविंग ग्रुप। H2 कहेगा भाई मेरे सामने तो इसकी एंटी बॉन्डिंग आपने पहले से ही दे रखी है, तो मैं तो इसको जब बिना देखे उड़ा दूंगा, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। यहाँ पर क्या रहेगा, H1, H2 तो गायब। अब देखना ये ट्रांस प्रोडक्ट है क्या, बिल्कुल। CH3 अपोजिट पोजीशंस में, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो ये मैं इसे कह दूँ क्या, मोर स्टेबल, क्योंकि बल्कि ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वहाँ पर नहीं है। लेकिन सिस में क्या था, सिस में एक ही साइड होने पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़रूर होगा। ठीक है। अच्छा, E1 में क्या होगा, ऐसा खेल है क्या E1 में, बिल्कुल। व्हेन इन E1 वी हैव ओनली वन बीटा H। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर मोलिक्यूल, दिस इज H, दिस इज pH behind the plane, this is pH also behind the plane, and this is our living group in front of Br। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग का खेल नहीं आना है, यहाँ पर H2O यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ हीट, H2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट यानी इवन मैकेनिज्म मतलब पहला काम होगा Br निकलेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। अब आएगा बेस का काम। बेस क्या करेगा भाई, एसिडिक हाइड्रोजन दे दो बेस को। बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन उठेगा तो ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल पर नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा एंड वी विल गेट आवर प्रोडक्ट। यहाँ पर भी सिस और ट्रांस प्रोडक्ट ही तो फॉर्म होने हैं, ये सिस ये ट्रांस, लेकिन ध्यान क्या रखना है,
ट्रांस इज ऑलवेज मोर स्टेबल। एक और नई बात जानते हैं भाई, साइक्लोहेक्सेन ज़रूर आएगा, रिएक्शन मैकेनिज़्म हम पढ़ रहे हैं, तो साइक्लोहेक्सेन जैसे ही आया सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए रिंग फ्लिपिंग। साइक्लोहेक्सेन हमें पता है प्लेन स्ट्रक्चर उसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो करता है चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट था ना। साइक्लोहेक्सेन का ये रिंग फ्लिपिंग करके रूम टेम्परेचर रिंग फ्लिपिंग चलती रहती है, एंड दिस इज द रिंग फ्लिप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिंग फ्लिपिंग का जिक्र इसलिए आया क्योंकि रिंग फ्लिपिंग और साइक्लोहेक्सेन स्लोज ROR, क्योंकि भाई ROR इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि भाई रिंग फ्लिपिंग में हमने एनर्जी खर्च कर दी, इसका मतलब ROR में हम कुछ ना कुछ एनर्जी कम दे पाएंगे, तो रिंग फ्लिपिंग हमारी ROR को, रेट ऑफ रिएक्शन को डाउन करेगी। एग्जाम्पल देखते हैं साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये अल्फा पोजीशन जहाँ पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट, इसकी साइड वाली β1 और ये β2, दोनों ही बीटा पोजीशन है। एक को नाम दे दिया β1, एक को नाम दे दिया β2। गिवन है स्ट्रॉन्ग बेस मतलब एल्कोहलिक कोएच, स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहलिक KOH विच फॉलोज E2 मैकेनिज्म, और दे रखा है A+B प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, उनका रिलेशन बताना है वो आपस में क्या फॉर्म होंगे। अब देखो A और B हम बनाते हैं, A और B प्रोडक्ट हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं भाई। बीटा पोजीशन पर हमें पता है फॉर श्योर भाई, इतना तो हमें पता है एलिमिनेशन के अंदर एल्कीन बननी है, एल्कीन बननी है तो एसिडिक हाइड्रोजन को बेस उड़ाएगा। बेस का काम क्या है, उसको जैसे एसिडिक हाइड्रोजन मिला वो उसको लेकर भाग जाएगा, और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर दो पोजीशन पर प्रेजेंट हैं, एक β1 एक β2, तो मैं कह सकता हूँ A प्रोडक्ट फॉर्म होगा B1 से, तो एल्कीन B1 और अल्फा पोजीशन के बीच में बनेगी, एंड बाकी सब एज इट इज़, और प्लस B क्या होगा जो β2 और अल्फा पोजीशन के बीच में जो पोजीशन है वहाँ पर एल्कीन बनेगी, बाकी सब एज इट इज। इनके बीच में रिलेशन क्या है भाई, मिरर डालना इनके बीच में, देखना ये इनकी मिरर इमेज है क्या, ये एल्कीन और ये बिल्कुल इनकी मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज ही तो है। जो बॉन्ड मिरर के सामने था वो उस साइड भी सामने ही फॉर्म हुआ है, जो इन फ्रंट ऑफ द प्लेन था वो भी इन फ्रंट ऑफ द प्लेन फॉर्म हुआ है, जो सब्स्टिट्यूएंट गिवन था। अगर मिरर इमेजेस है तो देन वी कॉल देम एनेंशियोमर्स, ये इनकी रिलेशन आ गई है भाई। एक जेन्युइन रिएक्शन बता दूं क्या वीडियो के लास्ट में, रिएक्शन मतलब अलग रिएक्शन, विसिनल ब्रोमीन वी आर गिवन विसिनल मॉलिक्यूल। अच्छा विसिनल जेमिनल तो पता है ना, ये विसिनल मॉलिक्यूल है, और जेमिनल क्या है, एक ही कार्बन से दो जर्मिनेट हुए, ये है जेमिनल। लेकिन काम का क्या है हमारे पास, तो गिवन है NaI। NaI देखते ही हमें क्या पता होना चाहिए भाई, SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। SN2 मतलब एंटी बॉन्डिंग, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप को बाहर भगाएगा और खुद वहाँ पर चिपक जाएगा उनकी एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में चिपकने के बाद ये ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये हमारा SN2 मैकेनिज्म कहता है। लेकिन ये जो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर था ना, ये था गलत। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो होता है E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म मतलब एल्कीन फॉर्म होगी, अटैक होगा
एंटी बॉन्डिंग में ही, लेकिन होगी क्या, CH2 की फॉर्मेशन। एक्सपेक्टेड आंसर गलत, रियल आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ये हमें ध्यान रखना है, ये है जेन्युइन रिएक्शन का, एक मैंने अलग से नोट डाल के लिखवा दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम, भाई सेटजेफ तो मेजर प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया, लेकिन हॉफमैन कब कब मेजर प्रोडक्ट होगा वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे, E1C भी समझ लेंगे। उसके बाद मेरे ख्याल में E2 E1 E1C भी ख़त्म करके, हाँ ये लाइट का टॉपिक भी आएगा आगे, वो सब देख लेंगे। तो अब ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा बचा नहीं है, ख़त्म होने वाला है। So that's all for today's lecture. Thank you. Do hit like and subscribe button.